Welcome to my channel Rudy's The Legal World. We are in the second part of the quick revision of the chapter, which is General Principle of Drafting and Relevant Substantive Rules. Alright. तो अभी हम डिफरेंट सबसे पहले एक नोट देख लेते हैं. लाइसेंस इज नॉट अ पार्शियल ट्रांसफर एज इट इज़ ओनली अ ग्रांट गवर्न बाय सेक्शन 52 to 64 ऑफ इंडियन ईजमेंट एक्ट. तो बेसिकली वो कोई भी ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है जब लाइसेंस की बात करते हैं. लाइसेंस कब मिलेगा? जब किसी फूड के लिए फूड लाइसेंस आप ले रहे हो, या फिर आप होटल में जाके रहते हो एक दिन के लिए, तो आप बेसिकली ना लीज पे थोड़ी रह रहे हो आपने, तो लाइसेंस हो गया वो उस हिसाब से. फिर है बेसिस अग्रीमेंट और डीड. अग्रीमेंट और डीड के बीच डिफरेंस क्या होता है तो वो देखते हैं. अग्रीमेंट जो होता है, व्हेन वी टॉक अबाउट अग्रीमेंट, तो अग्रीमेंट दो शर्तों पे होता है. ऑफर दिया है सामने वाले ने और आपने उसको एक्सेप्ट किया है, दैट इज़ अग्रीमेंट. डीड क्या होता है? डीड जो होता है एक नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट होता है. नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट किसको बोलते हैं? सो बेसिकली ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ इंटरवीवर्स, दो जिंदा पर्सन के बीच में वो लोग वॉलेंटरी या फिर नॉन वॉलेंटरी ट्रांसफ़र कर सकते हैं. वॉलेंटरी वो लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं विद कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन, पार्शियल या फिर एब्सोल्यूट. एंड नॉन टेस्टामेंट्री किसको बोलते हैं? जो दो जिंदा लोगों के बीच में ट्रांसफ़र हो रही है प्रॉपर्टी, दैट इज़ नॉन टेस्टामेंट्री ट्रांसफ़र यू कैन से. दो जिंदा लोगों के बीच में जब आप कर रहे हो, तो डीड जो है, डीड कभी भी दो एक जिंदा एक मर्दे के बीच में नहीं बन सकती. डीड वुड ऑलवेज बी बिटवीन टू जिंदा पर्सन. तो दो जिंदा लोगों के बीच में ही डीड बनती है. नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट रहता है ये. फिर है सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर. अग्रीमेंट में क्या होता है? सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन. आप प्रॉमिस करते हो कि ये मैं 2,50,000 दूंगा, बदले में मुझे आपका ये घर चाहिए, 2,50,00,000 ले लेते हैं. तो सेट ऑफ प्रोमिसेस होता है. वेर इज इसमें होता है प्रेजेंट ग्रांट रेदर देन अ मे प्रॉमिस टू परफॉर्म इन फ्यूचर. स्कोप फ्यूचर एग्जीक्यूशन होता है एग्रीमेंट, और ये प्रेजेंट एग्जीक्यूशन होता है. लीगल ऑब्लिगेशंस में मे और मे नॉट हैव लीगल ऑब्लिगेशंस. यहाँ पे लीगल ऑब्लिगेशंस होता है व्हेन यू मेकिंग अ डीड. लेट्स से सेल डीड बना लिया, तो लीगल ऑब्लाइज्ड, you are legally obliged to sell that property to that particular person if you have made such deed in favor of that person. मोड ओरल या फिर रिटर्न हो सकता है. यहाँ पे हमेशा रिटर्न होगा क्योंकि डीड की बात करें. एनफोर्सेबल बाय लॉ, मे और मे नॉट ऑलवेज एनफोर्सेबल बाय लॉ. डीड एक एविडेंस काइंड ऑफ प्रूफ हो जाता है. So now we are moving ahead with important question like what is the need of drafting and convincing to the corporate executive. जो corporate executives है, जो बनने वाले फ्यूचर में जॉब करने वाले कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स हो जाएंगे, तो हमको क्या ज़रूरत है डीड ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंसिंग की? व्हाट इज़ द नीड ऑफ ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंसिंग टू द कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स? ज़रूरत क्या है ड्राफ्टिंग या कन्वेंसिंग की किसको? जो ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं. तो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, जो लॉ बन चुका है, जो लॉ ऑलरेडी बन चुका है, आपको कोई ड्राफ्ट बनाना है, लीगल ड्राफ्ट बनाना है, तो लॉ ड्राफ्टिंग जो होता है वो कभी भी लॉ केस में नहीं होता. फर्दर प्रोवाइडेड दैट शैल नॉट बी एंटाइटल्ड. ये जो ड्राफ्ट होता है बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज होती है, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज होती है. तो इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ करने के लिए क्या चाहिए हमको? ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंसिंग की ज़रूरत होती है. फॉर ऑब्टेनिंग लीगल कंसल्टेशंस के लिए भी आपको ड्राफ्टिंग की ज़रूरत होती है. फॉर कैरिंग आउट फाइलिंग ऑफ इंटर डिपार्टमेंटल डॉक्यूमेंटेशन, उसके लिए भी आपको ज़रूरत पड़ती है इसकी अपनी ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंसिंग की. तो 3 चीज़ों के लिए, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ के लिए, लीगल कंसल्टेशंस के लिए, एंड फॉर कैरिंग आउट फाइलिंग ऑफ इंटर डिपार्टमेंटल डॉक्यूमेंटेशन. ओके, इंटर डिपार्टमेंटल डॉक्यूमेंटेशन. इट विल लीड टू वॉट? तो इट विल लीड टू, अगर आप ड्राफ्टिंग कर रहे हो ढंग से, तो बेटर कम्युनिकेशन होगा, बेटर इंटरैक्शन होगा वाइल सीकिंग लीगल एडवाइस फ्रॉम एक्सपर्ट, एक्सट्रैक्शन ऑफ मोर इन्फॉर्मेशन, लेइंग डाउन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज, अटेन वर्केबल सोल्यूशन, सेटलमेंट ऑफ एनग्रॉसमेंट ऑफ ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट. इसका क्या मतलब है? सो व्हाट एग्जैक्टली इज दिस वन? देखो, व्हाट इज़ द नीड ऑफ ड्राफ्टिंग कन्वेंसिंग टू द कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स. जो हमारे जैसे घर पे जो ऑफिस में लोग बैठे हैं, उनको ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंसिंग की ज़रूरत क्यों है? लॉ का इंटरप्रिटेशन करने के लिए, लीगल कंसल्टेशंस के लिए, और जो इंटर डिपार्टमेंटल डॉक्यूमेंटेशंस है फॉर कैरिंग आउट फाइलिंग ऑफ इंटर डिपार्टमेंटल डॉक्यूमेंटेशन के लिए. उनको ऑफिस, सोचो ना, कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव पूछा तो डॉक्यूमेंटेशन घुसा दो, कंसल्टेशन ले लो, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ कर लो. इट विल लीड टू बेटर कम्युनिकेशन. ड्राफ्टिंग करवा लिया तो ईजी लैंग्वेज में हो गया, तो बेटर कम्युनिकेशन मिल जाएगा, बेटर इंटरेक्शन मिल जाएगा वाइल सीकिंग एडवाइस फ्रॉम एक्सपर्ट.
एक्सट्रैक्शन ऑफ मोर इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप ले पाओगे. लेइंग डाउन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज. वंस दिस इज क्लियरली डिफाइंड, इंटरप्रेट कर दिया है तो सबको सबका रोल पता है. राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज, वर्केबल सोल्यूशन मिलेगा एंड सेटलमेंट ऑफ एनग्रॉसमेंट ऑफ ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट. ठीक है. फिर है जनरल प्रिंसिपल ऑफ ड्राफ्टिंग. जनरल प्रिंसिपल ऑफ ड्राफ्टिंग क्या है देखते हैं. ड्राफ्टिंग ऑफ अ लीगल डॉक्यूमेंट इज़ अ स्किल्ड जॉब. ड्राफ्ट कोई भी नहीं कर सकता है. इफ़ यू हैव सीन इट तो ड्राफ्टिंग पढ़ना ईजी है, बट व्हेन इट कम्स टू ड्राफ्ट इट इज़ काइंड ऑफ डिफिकल्टी. So drafting of a legal document is a skilled job. Draftman must ascertain the following at the first instance. कि टाइटल ऑफ द डीड क्या होगा, क्या बोल रहा है वापस से देखो. ड्राफ्टमैन मस्ट असर्टेन द फॉलोइंग एट द फर्स्ट इंस्टेंस. जब ड्राफ्टमैन जो है वो ड्राफ्ट करने जा रहा है उसके पहले उसको एक ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, क्लैरिटी ऑफ माइंड होना चाहिए कि टाइटल ऑफ द डीड क्या है, मैं कौन सा डीड बना रहा हूँ. सेल डीड अग्री, फिर जो भी अपने डीड होते कौन सा डीड बना रहा हूँ मैं. सेल डीड हो गया, कन्वेंस डीड हो गया, तो मैं क्या बना रहा हूँ एग्जैक्टली. नेम, डिस्क्रिप्शन एंड एड्रेस ऑफ द पार्टीज क्या है. फैक्ट क्या है, मेरे को पता होना चाहिए फैक्ट क्या है. क्लियर आइडिया ऑफ इंटेंशंस ऑफ पार्टीज, जो दो लोगों के बीच में जो डीड बन रही है उनका क्लियर इंटेंशंस मुझे ड्राफ्ट में उतारना है. कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज, कंसल्ट कर लो कंपनी है या एलएलपी है क्या है. ऑथोराइजेशन, बोर्ड रेजोल्यूशन एंड पावर ऑफ अटॉर्नी मिली है यानी दिस वुड बी इन केस ऑफ कंपनी. So after ascertaining those factors, draftman shall reduce to writing within the ambit of law. ये वाला ना बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, इसको मैं हिंदी में कन्वर्ट करके नहीं बताऊंगी. आफ्टर द ड्राफ्टमैन हैज़ डाइजेस्टेड द फैक्ट, he should check whether those intentions can be given effect without offending against any provision of law. आफ्टर द ड्राफ्टमैन हैज़ डाइजेस्टेड द फैक्ट, एक बार ड्राफ्टमैन को फैक्ट पता चल गया कि क्या है, ही शुड चेक वेदर दोज इंटेंशंस कैन बी गिवन इफेक्ट विद, मतलब कि जो फैक्ट है वो मैं लिखने तो चाह रहा हूँ बट वो किसी प्रोविजंस को इंटरवीन नहीं करना चाहिए. फैक्ट विच शुड बी डिस्क्लोज्ड कांट बी सप्रेस्ड. फैक्ट जो फैक्चुअल थिंग्स है वो आप सप्रेस नहीं कर सकते हो. सिमिलरली ना तो कुछ आप ओमिट कर सकते हो ना आप कुछ एडमिट कर सकते हो एट रैंडम. फॉर्मेट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट्स अडॉप्टेड adheres to customs and convention in business community and ordinary course of legal transactions. फिर ड्राफ्टिंग के बारे में बोल रहा है भाई नेगेटिव स्टेटमेंट मत डालो ड्राफ्टिंग में. ये मैं आपको ना, आप इसको ऐसे पढ़ लो कि जब आप ड्राफ्ट बनाओगे एग्जाम में तो आप ये चीज़ें याद रखना कि नेगेटिव स्टेटमेंट आपको नहीं डालना है. फिर ऑर्डर ऑफ ड्राफ्ट शुड बी स्ट्रिक्टली लॉजिकल. ऑर्डर ऑफ ड्राफ्ट शुड बी स्ट्रिक्टली लॉजिकल ड्राफ्ट होना चाहिए आपका. लीगल लैंग्वेज शुड बी टू दी अटमोस्ट पॉसिबल एक्सटेंट प्रिसाइज एंड एक्यूरेट. जो आप लीगल लैंग्वेज यूज़ करने वाले हो तो वो प्रिसाइज होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए. डॉक्यूमेंट शुड बी सपोर्टेड बाय द स्केड्यूल्स एंड क्लोजर्स और एनेक्सर्स. जो डॉक्यूमेंट होता है अपना, जैसे सेल डीड बना दिया तो प्रॉपर्टी हम मेंशन कर देंगे स्केड्यूल 1 में, तो दैट इज़ द स्केड्यूल और एनेक्सर्स या फिर एनक्लोजर्स जो भी है. In addition to above facts, following rules should also be followed while drafting the document. तो ये तो करना ही है, इसके अलावा हमको और चीज़ें करनी हैं, 5 चीज़ें करनी है विच इज़ फॉलोज 5 रूल्स ऑफ ड्राफ्टिंग. तो ये है स्केच और स्कीम ऑफ ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट क्या होगा, देन स्केलेटन ड्राफ्ट एंड इट्स अप्रेजल क्या है, एंड देन स्पेशल अटेंशंस टू बी गिवन टू सर्टेन डॉक्यूमेंट एंड एक्सपर्ट ओपिनियन क्या होगा. तो सबसे पहले फॉलोज 5 रूल्स ऑफ ड्राफ्टिंग देखते हैं. तो इसका शॉर्ट फॉर्म है FCS और ये वाले का पूरे का शॉर्टकट है फेस. ये मैं बताऊंगी. चलो, तो फॉलोअर्स 5 रूल्स ऑफ ड्राफ्टिंग क्या है. फॉलोअर्स इतना याद रखना कि हमको भी फॉलोअर्स का 5 रूल्स ऑफ ड्राफ्टिंग अपने एग्जाम में करना है. तो फैमिलियर वर्ड्स लिखना है, डाउटफुल वर्ड्स नहीं लिखना है, कॉन्क्रीट होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए. FCS ना, तो फैमिलियर वर्ड्स है, कॉन्क्रीट है, सिंगल वर्ड्स है, शॉर्ट वर्ड्स है, एक्टिव वॉइस है, सेक्शन वर्ड्स लिखना है 1 2 3. रोमन नहीं लिखना है, एक्टिव लिखना है, पैसिव नहीं लिखना है, शॉर्ट वर्ड लिखना है, लॉन्ग नहीं लिखना है, सिंगल लिखना है, सिनोनिम्स या फिर सर्क्यूमलोकेशन वर्ड्स नहीं लिखना है, कॉन्क्रीट लिखना है, एब्स्ट्रैक्ट नहीं लिखना है, फैमिलियर लिखना है, फॉर फेच वर्ड्स या फिर डाउटफुल वर्ड्स नहीं लिखना है. तो व्हेन वी टॉक अबाउट 5 रूल्स ऑफ ड्राफ्टिंग ऑफ फॉलोअर्स रूल्स, तो वहाँ पे FCS SAS आ गया. FCS से आपके आ गया फैमिलियर वर्ड्स, C से आ गया कॉन्क्रीट वर्ड्स, S से आ गया आपका FCS. S से क्या था, सिंगल वर्ड. ओके, सिंगल वर्ड. फिर था SAS सेक्शन वर्ड्स था एक.
एक था ए से था एक्टिव 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 वॉइस, और एक ऐसे था शॉर्ट वर्ड, शॉर्ट होना चाहिए, लॉन्ग नहीं होना चाहिए। ओके ग्रेट। अब मैं फेज की बारे में बात कर रही हूँ। फेज फेज फेज, तो इसका फुल फॉर्म है फेज, फॉलोअर्स 5 रूल्स ऑफ ड्राफ्टिंग। क्या बोला है? इन एडिशन टू अबोव फैक्ट्स फॉलोइंग रूल्स शुड ऑल्सो बी फॉलोड वाइल ड्राफ्टिंग द डॉक्यूमेंट। मतलब अगर क्वेश्चन आ गया कि विच रूल्स आर टू बी फॉलोड वाइल ड्राफ्टिंग द डॉक्यूमेंट, तो सबसे पहले आ जाएगा फॉलोअर्स 5 रूल्स ऑफ ड्राफ्टिंग, उसमें आगे आ जाएगा FCS SAS। वेर इज और 4 चीज़ें हैं विच इज़ टू बी फॉलोड, तो उसमें आ गया सबसे पहले फेज के हिसाब से ई आएगा, एक्सपर्ट ओपिनियन। लेट्स गो टूवर्ड्स दैट। एक्सपर्ट ओपिनियन में क्या बोल रहा है? इफ द ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम टू बी यूज्ड अगेन एंड अगेन with suitable modification, it shall be checked by the experts to ensure its suitability to legal fitness। मतलब आप ऐसा ड्राफ्ट रेडी कर रहे हो जो बार बार यूज़ होने वाला है विथ suitable modification, तो उसको एक्सपर्ट ओपिनियन की ज़रूरत है। दैट्स इट सेज। फेज में आ गया अपना एक फॉलोअर्स आ गया, रूल्स एंड एक्सपर्ट ओपिनियन आ गया। 3 S है, तो S में से पहला आ गया ये वाला, स्केच और स्कीम ऑफ द ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट। इसमें ना यही बताने की कोशिश कर रहा है कि ड्राफ्ट बनाने के पहले, एग्जाम में ड्राफ्ट बनाने के पहले एक स्केच उसका रेडी कर लेना। देखो क्या बोल रहा है? बिफोर टेकिंग अप द ड्राफ्टिंग द ड्राफ्टमैन शेल स्केच एंड आउटलाइन द कॉन्टेंट्स क्या होने वाले। दिस रूल इज सजेस्टेड बाय मिस्टर डेविडसन इन हिज बुक। जब भी आप एग्जाम में जाओगे ना, तो आप ये याद रखना, जो भी आप ड्राफ्ट प्रिपेयर करने वाले हो ना, तो आप पहले सोचने वाले हो फिर लिखने वाले हो। और ये रूल किसने बताया? ये रूल बताया डेविडसन ने, बताया उसके बुक में। फर्स्ट रूल क्या है कि बिफोर हिज ड्राफ्ट इज कमेंस द होल डिजाइन ऑफ इट शुड बी कंसीव्ड। ड्राफ्ट लिखने के पहले एक डिज़ाइन फॉर्मेट आपको याद आना चाहिए माइंड में, और उसको आप चाहिए तो रफ पेपर पे कर भी लो। इफ ही प्रोसेस विदाउट एनी सेटल डिज़ाइन हिज ड्राफ्ट विल बी कन्फ्यूज एंड इट्स इनकरेक्ट भी हो जाए, इनकॉरेंट हो जाएगा। मैनी थिंग्स मस्ट लेफ्ट अनडन विथ विच और टू बी डन। जब आपने एक सैम्पल रेडी कर लिया, तो आपका कुछ माइंड तो ड्राफ्ट बनाते टाइम भी आपका कुछ माइंड वर्कआउट करेगा, लेकिन कोई सैम्पल नहीं बनाया, डायरेक्टली आप ड्राफ्ट लिख रहे हो एग्जाम में, माइट बी पॉसिबिलिटी कि ड्राफ्ट में आपको जो इंक्लूड करना था वो आप इंक्लूड नहीं कर पाए। ही विल बी पजल्ड इन डिटरमाइनिंग व्हाट ऑट टू बी इंसर्टेड। सेम थिंग आई सेड, वो पजल्ड हो जाएगा ड्राफ्ट बनाते टाइम कि क्या इंसर्ट करना है। और तो फेज में हमने क्या कवर किया? अभी फॉलोअर्स 5 रूल्स ऑफ ड्राफ्टिंग कवर किया, एक्सपर्ट ओपिनियन कवर किया, और एक ये था स्केच और स्केच और स्कीम ऑफ ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट। स्केच और स्कीम ऑफ ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट। स्केलेटन अप्रोच आएगा, और एक और ऐसे देखते हैं स्केलेटन अप्रोच क्या बोल रहा है। तो स्केलेटन ड्राफ्ट एंड इट्स सेल्फ अप्रेजल। सेल्फ अप्रेजल क्या होता है वो बताते हैं। स्टेजेस इन ड्राफ्टिंग 3 स्टेजेस होते हैं। पहले आप सोच लो, फिर आप कंपोज कर लो उस चीज़ को, फिर अप्रेज करो, सेल्फ चेक करो। मतलब जब भी आप ड्राफ्ट बना रहे हो, ये स्केलेटन ड्राफ्ट एंड इट्स सेल्फ अप्रेजल क्या होता है? स्केलेटन ड्राफ्ट एंड इट्स अप्रेजल। तो जब भी आप एग्जाम में भी ड्राफ्ट बना रहे हो, मेक श्योर दैट यू आर थिंकिंग, यू आर रिड्यूसिंग इट टू राइटिंग, एंड यू आर अप्रेजिंग योर सेल्फ, डूइंग द सेल्फ चेक कि भाई मैं सेल्फ सेटिस्फाइड भी होनी चाहिए मेरे खुद के ड्राफ्ट से। तो सेल्फ अप्रेजल, सेल्फ चेक करो कि मैंने क्या सिंपल लैंग्वेज यूज़ किया है, क्या मैंने रिपीटेशंस को अवॉइड करना है, मैंने फैक्ट को ध्यान में रख के ड्राफ्ट बनाना है, मैंने 5 रूल्स ऑफ ड्राफ्टिंग जो फॉलोअर्स का था विच वॉज FCS SAS, दैट इज फैमिलियर वर्ड्स लिखना है, कॉन्क्रीट वर्ड्स लिखना है, सिंगल, शॉर्ट, एक्टिव एंड सेक्शन, तो वो मैंने किया है क्या। मैंने एलिमिनेशंस ऑफ एम्बिग्यूटी, मतलब एम्बिग्यूटी तो नहीं रखी अपने ड्राफ्ट में। एप्लीकेबल लॉज को फॉलो किया है क्या। लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, हुआ है क्या। ये तो गाना बन गया रैप, आई एम सॉरी। ऑलराइट, स्केलेटन ड्राफ्ट एंड सेल्फ अप्रेजल, 3 चीज़ों में 3 स्टेजेस होते हैं इसके। थिंकिंग, रिड्यूसिंग इट टू राइटिंग, एंड देन अप्रेजल। अप्रेजल में सिंपल लैंग्वेज यूज़ करना था, किया है क्या। अवॉइडेंस ऑफ रिपीटेशन करना था, किया है क्या। अवेलेबल फैक्ट देखना था, देखा है क्या। अधेरेंस टू फॉलोअर्स रूल्स ऑफ ड्राफ्टिंग करना है, किया है क्या। एलिमिनेशंस ऑफ एम्बिग्विटी, एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए है, एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए ड्राफ्ट में, नहीं है ना। फिर एप्लीकेबल लॉज को फॉलो करना था, किया है क्या। लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन होना है, लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ है क्या। ओके, फिर आ जाओ स्पेशल अटेंशन। अच्छा, अपना भी कितना कवर हो गया? फेज पे थे हम लोग। फॉलोअर्स 5 रूल्स ऑफ ड्राफ्टिंग। फॉलोअर्स 5 रूल्स ऑफ ड्राफ्टिंग में था FCS SAS, विच इज़ फैमिलियर वर्ड्स, कॉन्क्रीट, सिंगल वर्ड, शॉर्ट वर्ड्स, एक्टिव एंड सेक्शन। देन ई में था एक्सपर्ट ओपिनियन हियर, एंड एस में था, एक में था स्केलेटन ड्राफ्ट एंड इट्स सेल्फ अप्रेजल, एक में था स्कीम और स्केच और स्कीम ऑफ द ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट,
एक ही एस बचा है विच इज स्पेशल अटेंशन टू बी गिवन टू सर्टेन डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, इसका क्या मतलब है? व्हेन वी मेक सर्टेन डॉक्यूमेंट्स लाइक ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी वाले केस में स्पेशली, तो जब आप ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी केस वाले में आप डॉक्यूमेंट बना रहे हो तो आपको एक चीज़ इंश्योर करना है दैट परफेक्ट टाइटल ऑफ ट्रांसफरर प्रपोज टू बी ट्रांसफर्ड बाय कॉजिंग इन्वेस्टिगेशन थ्रू कॉम्पिटेंट लॉयर्स। मतलब जो पर्सन ट्रांसफ़र है उसका आप एक बार पूरा जांच करा लो प्रॉपर्टी का बराबर है कि नहीं, कॉम्पिटेंसी चेक कर लो। तो ये होता है सर्टेन अटेंशन टू बी गिवन टू सर्टेन डॉक्यूमेंट, स्पेशल अटेंशन। फिर है कॉन्ट्रैक्चुअल एप्लीकेशन जो है वो कॉन्ट्रेरी टू द लॉ नहीं होना चाहिए इन द डॉक्यूमेंट में। दैट्स इट। सो वी आर डन बेसिकली विद द क्वेश्चन विच वॉज शुड बी फॉलोड वाइल ड्राफ्टिंग द डॉक्यूमेंट। तो ये तो फॉलो करना ही है विच इज़ दिस वन। जनरल प्रिंसिपल ऑफ ड्राफ्टिंग में ये सब तो फॉलो करना ही है। टाइटल ऑफ द डीड, नेम, ऑब्टेन, क्लियर आइडिया, ये वो। फिर उसके बाद था नेगेटिव नहीं होना चाहिए, स्ट्रिक्टली लॉजिकल होना चाहिए, प्रिसाइज एंड एक्यूरेट होना चाहिए। तो उसके अलावा हमको ये भी देखना है, फेज भी देखना है। फेज में आ गया था फॉलोज 5 रूल ऑफ ड्राफ्टिंग, उसमें आ गया था FCS SAS। देन EC एक्सपर्ट ओपिनियन था। एक ऐसे था स्केलेटन ड्राफ्ट एंड इट सेल्फ अप्रेजल। एंड एक ऐसे था स्पेशल अटेंशन टू बी गिवन टू सर्टेन डॉक्यूमेंट। और एक ऐसे था स्केच और स्कीम ऑफ द ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट। स्केच और स्कीम ऑफ द ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट में ये था पहले सोचो फिर कंपोज करो। स्केलेटन में था कि थिंकिंग, कंपोज, अप्रेजल में ये चेक करो चीज़ें। स्पेशल अटेंशन जब टॉप का कर रहे हो ट्रांसफर प्रॉपर्टी का तो थोड़ा ध्यान दो, प्रॉपर्टी चेक करवा लो। दैट्स इट। ऑल राइट, दैट्स इट फॉर दिस सेशन। इसका अलग पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे विच इज़ दिस वन, प्रिंसिपल ऑफ ड्राफ्टिंग। You should be that should be kept in mind by the draftman while drafting the legal document, ये वाले। फिर some do's and don'ts, then guidelines for use of particular words and phrases for drafting and conveyancing, ये क्या दे रहा है। then we gonna do legal implications, क्या है document, किसको बोलते हैं, instrument का मतलब क्या है, meaning of deed क्या है, various kinds of deed क्या है, components और element of deed क्या है। तो ये इतना बड़ा है ये पूरा। ऑल राइट, तो ये हमको और कवर करना है, इसका रिविजन कवर करना है। तो दिस वुड बी पॉसिबली इन द नेक्स्ट upcoming video. All right, thank you for your support. Keep subscribing the video and liking the video if you really like it. Keep hitting the like button, and if you really like my videos, keep supporting me, keep liking it, so that I would be more motivated to make more such videos.